हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDS 2 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। इनके सोर्सेज जानेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आए CDS में वो कहाँ से आए आखिरकार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो हमारा GS के बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के भी हमने विद सोर्सेज वाली वीडियो बना दी है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारी प्रोफाइल में जाओगे यूट्यूब चैनल पे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे हमने जो अपना CDS के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है विद सोर्सेज के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि जो हमारे इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस थे वो 10 के अराउंड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और जिसमें से हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस बुक से आए हैं, जो कि क्लास 12th की NCERT है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस वाले बुक से हैं, और जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स से आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया से रिलेटेड ये सारी स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट एंड एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। सेकंड क्या कह रहा है, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th की जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के बुक में चले जाना, पेज नंबर 32 खोल लेना, 32 पेज नंबर में आपको ये लाइन बाय लाइन मिलेगा। डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रखा है। देखो, आप पहली स्टेटमेंट यहाँ से उठाई है इन्होंने, व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मिनिमम लेवल फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा डिटरमाइंड बाय फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो पहली लाइन यहाँ पे उठा ली, और जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से उठा रखी है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9th NCERT इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो अब जो ये वाली जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में। ठीक है, जिसकी मैंने आपको फोटो स्टार्टिंग में दिखाई थी। ठीक है, पेज नंबर 72 पे चले जाना, वहाँ पे ये जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट से, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमारा कि consider the following statement about the public distribution system. The public distribution system is operated under joint responsibility of center and state union territory. ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ assumed the responsibility for procurement, storage and transportation of food grain to the state government. तीसरा कह रहा है both center and state government have the joint responsibility to identify eligible beneficiaries. फोर्थ कह रहा है some states also distribute additional items of mass consumption through the PDS outlets such as pulses, edible oil and etc. तो दोस्तों देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बुक के अंदर तो नहीं है। ठीक है, यह मेरे को मिला है, ये जो वेबसाइट है नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल, इस वेबसाइट को खोलने के बाद जो मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्च किया तो उसमें मेरे को ये चीज़ मिली है, और ये स्टेटमेंट यहाँ से लाइन बाय लाइन यहाँ पे उठाया गया है। देख सकते हो, जो ये मैंने हाईलाइट किया है ये आप पढ़ो। दो पब्लिक PDS इज ऑपरेटेड अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट UT गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जो सेकंड है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो अगर आप आगे पढ़ोगे इसके आगे पढ़ोगे, द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी including allocation within state, identification of eligibility families including ration card supervision and fair price shop etc. rest with center government with state governments. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एलिजिबल बेनिफिशियरी। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, दी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एलोकेशन विद इन दी स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज इशूज, राशन कार्ड वगैरह, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके, तो इसलिए जो ऑप्शन 3 है ना वो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो 2 काट दो, ए वाला काट दो। ठीक है, और जो हमारा D वाला है वो काट दो। ठीक है, उसके बाद जो अगर आप लास्ट स्टेटमेंट उठाओगे फोर्थ, तो फोर्थ भी हमारी जो लास्ट की स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पे हमारी उसमें से आपको मिल जाएगा। एक सेकंड में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो, अगर आप लास्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, अंडर PDS
Presently the commodities namely wheat, rice, sugar and kerosene are being allocated to the state and UTs for distribution. अब last line पढ़ो. Some states UTs also distribute additional items of mass consumption to the PDS outlets such as pulses, edible oil and ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये जो फोर्थ है यहाँ से उठा है. तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने ये इन लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल से उठाया था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेज इफ. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है, दूसरी वाली जो बुक है क्लास 12th की ही. ठीक है, उसमें पेज नंबर 63 में चले जाना. पेज नंबर 63 पे जाओगे आप तो ये मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा. इसे पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें कॉन्सेप्ट लग के जो ऑप्शन निकलेगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. जो हमारा 1 और 2 है वो तो सही है, लेकिन जो 3 है वो गलत होगा. ठीक है, ये चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट लग के आपका आएगा. बाकी जो सोर्स है उसका वो यहीं से है. जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है, कि इसमें से कौन से एक्शन से जो हमारी मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, तो जो इसका जो दोस्तों जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली. बाकी इसका जो सोर्स है वो अगेन जो हमारी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है मैक्रो. ठीक है, मैक्रो की जो बुक है उसमें पेज नंबर 38 पे आपको ये सप्लाई ऑफ मनी का पूरा मिल जाएगा. यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, वहाँ से आपको ये आएगा. ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी. ठीक है, नैरो मनी की बात करी है. नैरो मनी के बारे में हमारा जो पेज नंबर 48 है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, अगेन मैक्रो जो मैंने फोटो दिखाई थी क्लास 12th की. ठीक है, उसमें आप ये लीगल डेफिनेशन नैरो एंड ब्रॉड मनी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना था और यहाँ से आप पढ़ के से सॉल्व कर सकते थे. तो बाकी जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. इनमें से कौन सा जो डीवैल्यू या फिर डेप्रिसिएशन की करेंसी का एक इफेक्ट है. ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 एंड 3. बाकी जो इसका सोर्स है वो हमारा अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 12th की, ये पेज नंबर 93 और 92 पे ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बारे में बता रखा है. ये आप पढ़ के करोगे तो आपको ये आएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो जो हमारी आप देख सकते हो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. और ऐसा शायद ही कोई कीवर्ड होगा जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो और इसके अंदर ना हो. ठीक है, चाहे वो सीएपीएफ का पेपर हो चाहे वो सीडीएस का पेपर हो. तो इसीलिए जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ये तो आपको अच्छे से कर ही लेनी चाहिए. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द होल प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग 2021-2022 ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला कह रहा है शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल. दूसरा कह रहा है डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड. तीसरा कह रहा है डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. चौथा कह रहा है कि हाई फ्राइट कॉस्ट. तो ये वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला हमारा आया है बजट से. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया हमारा बजट से आया है. अच्छा, बजट आप कहाँ से कवर कर सकते थे? जो कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो आप, उस पर बजट की समरी आपको देख के जाना होता है एग्जाम से पहले. ठीक है, वहाँ से क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते हैं. इकोनॉमिक्स में अगर आप बात करें तो आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बजट से आते हैं. बाकी अगर आप सीएपीएफ के बारे में बात करो तो जो सीएपीएफ के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 जो थे हमारे वो करंट इवेंट से बेस्ड थे, जिसमें से बजट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा था क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसीलिए अगली बार आप जैसे पेपर देने जाओ तो हमेशा ये जो समरी होती है बजट की उसे हमेशा ज़रूर देख के जाओ. तो ये वाला जो है मैंने प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो जो होता है हमारे वेबसाइट उसमें से उठाया था और वहाँ से जो आंसर निकला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4. ठीक है, 1, 3 एंड 4. जो 2 है डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड, ये नहीं हुआ क्योंकि पोस्ट कोविड हमारी एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो ठीक हो गई थी, वो बढ़ने लग गई थी. अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ़ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर मनी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट. अगर लोग अपने हाथ में पैसा ज़्यादा रखना स्टार्ट कर देंगे और डिपॉजिट कम करेंगे बैंक के अंदर तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा. ये तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था. बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज. बाकी जो इसका सोर्स है वो आप क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से ये पूरे का पूरा पढ़ सकते हो, वहाँ से इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट लग रहा था. जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया. ठीक है, तो पेज नंबर 82 मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक और पेज नंबर 83 वही सेम बुक. इसके अंदर अगर आप बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है सम ऑफ द मेजर टैक्सेस दैट वर levied by central excise duty, service tax, central sale tax, cesses like KKC, SBC. The major state tax were VAT, sales tax, entry tax, luxury tax,
एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह ये सब दे रखा है। आप यहाँ पे देखोगे जो कस्टम ड्यूटी है इसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। तो यही यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा था जीएसटी के अंदर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी की इसके अंदर कहीं भी बात नहीं करी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन थे, इसमें से आपने देखा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे हमारे वो हमारे कहाँ से थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 12th की एनसीईआरटी वहाँ से थे। तो आपको क्या करना है इकोनॉमिक प्रिपेयर करने के लिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रिपेयर करने के लिए देखो आपको क्या करना है, जो मैंने 2 बुक दिखाई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर, दोबारा दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्हें आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले कौन सी बुक पकड़नी है आपको, सबसे पहले आपको ये वाली बुक पकड़नी है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये पकड़ने के बाद आपको दूसरी ये पढ़नी है और इसको अच्छे से पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक को। ठीक है, इसे ढंग से पढ़िएगा। इसके बाद आप जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, पेपर नज़दीक आने के बाद आप जो यूट्यूब है अपना यूट्यूब खोलना और उस पर अपना जो बजट होता है, बजट की आप समरी वीडियो देख लेना, 2-3 चैनल की देख लेना। ठीक है, तो वहाँ से जो आपका जो डायनेमिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी पेपर से रिलेटेड जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती हैं। अब देखो दोस्तों, आपने देखा इकोनॉमिक्स में हमारे कितने क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें से 8 आराम से डूएबल थे। लेकिन दिक्कत ये होती है सीडीएस वाले एस्पिरेंट में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब मैं प्रिपेयर करता था तब भी ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसे पता नहीं क्यों इग्नोर करके चलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखो तो बहुत ज़्यादा है। आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, आप देखो इकोनॉमिक्स के अब हमारे 10 से 11 क्वेश्चन आने लगे हैं। वहीं अगर हम पॉलिटी देखें, हमारी इतनी मोटी लक्ष्मीकांत जो बुक है उसे पढ़ने के बाद हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 9। उसमें से भी आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी कहीं से क्वेश्चन आ रहा है, कभी कहीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ का देखो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो कितना कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटी मत पढ़ो, नहीं पढ़ो, बट जो इकोनॉमिक्स है इसे छोड़ो मत, क्योंकि ये बहुत ही ईजी गेम है। अब देखो ये पूरी की पूरी जो बुक है हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये मुश्किल से मुश्किल शायद 160 पेजेस की बुक है, 160 या 120 पेजेस की बुक है। इसे पढ़ के आपके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपके देखो कितना ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, जीएस के अंदर आपको कितना ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स को कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछी जाती, ईजी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी वीडियो थी। बाकी वीडियो खत्म होने से पहले बोल देता हूँ कि जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बाकी सारे सब्जेक्ट की वो देख लेना। अब जो हमारा जो जीएस का सेक्शन था वो हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया अपने एनालिसिस के थ्रू, जिसमें हमारा सबसे पहले पॉलिटी भी हो गया। ठीक है, साइंस का हमने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हमने ज्योग्राफी का भी एनालिसिस कर लिया, इकोनॉमिक्स का हमने आज कर लिया और हिस्ट्री का भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो जीएस का पूरा हमारा एनालिसिस हो चुका है। अब जो वीडियो होगी, अब मैं अगली वीडियो अब स्ट्रैटेजी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर हम 2024 को टारगेट करेंगे। और जो एस्पिरेंट 2024 को प्रिपेयर करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो जो टू डू थिंग्स हैं, जो मस्ट डू थिंग्स हैं, जो आपको करनी चाहिए वेदर और नॉट यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग और नॉट, वो आपको मैं उस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलेंगे। जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। उसके बाद जो हमारा जीएस है उसमें मैं जितने भी सोर्सेज होंगे और जो स्ट्रैटेजीज होंगी और जो हमारी इंपॉर्टेंट पोर्शन होंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा इंफोसिस देना होगा उसके बारे में लाऊंगा, और जो मैथ्स होता है लास्ट में उसके बारे में लाऊंगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।